आज हम स्टार्ट करते हैं कार्नो साइकिल ऑफ एन आइडियल गैस। कल हमने कार्नो साइकिल देखी थी और उसके चारों स्टेज देखे थे और उन स्टेज से हमने वर्क डन निकाला था। तो यानी उस साइक्लिक में, कंप्लीट साइकिल में जो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास आएगा W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब क्योंकि थर्ड और फोर्थ स्टेज में सिस्टम पर वर्क हो रहा है इसलिए हमने इसके आगे माइनस साइन लगा दिया है। इनकी वैल्यूज़ जब हम लिखेंगे तो वो आएगी हमारे पास RT2 log V2 अपॉन V1 प्लस CV T2 माइनस T1 प्लस RT1 log V4 अपॉन V3 माइनस CV T2 माइनस T1। CV T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1, ये CV T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वर्क डन आया W इज़ इक्वल टू RT2 log V2 अपॉन V1 प्लस RT1 log V4 अपॉन V3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम इस इक्वेशन में V4 अपॉन V3 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए हम कार्नो साइकिल की स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 4 को कंसिडर करते हैं। तो हम सबसे पहले कार्नो साइकिल की स्टेज नंबर 2 देखते हैं। तो इस स्टेज नंबर 2 को हम याद करते हैं तो हम ये जानते हैं कि स्टेज नंबर 2 में था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और हम ये भी जानते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब थ्रू आउट प्रोसेस हीट कांस्टेंट यानी Q इज इक्वल टू 0। और हमें ये भी पता है कि उस समय हमारा जो टेम्परेचर है वो T2 से T1 हो गया था, वॉल्यूम में परिवर्तन V2 से V3 हो गया था। तो ये सारी कंडीशन को जब हम अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये इक्वेशन लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी डेल E इज़ इक्वल टू माइनस W, क्योंकि Q इज इक्वल टू 0 है, और डेल E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विद इन T2 टू T1 CV dt इज़ इक्वल टू माइनस V2 टू V3 P dV। और हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू RT, P की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस RT V2 टू V3 dV अपॉन V। और ये हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी CV T2 टू T1 D2 अपॉन dt अपॉन T इज़ इक्वल टू माइनस R V2 टू V3 dV अपॉन V। और जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी CV log T1 अपॉन T2 इज़ इक्वल टू माइनस R log V3 अपॉन V2, या CV log T2 अपॉन T1 लिखे तो इज़ इक्वल टू माइनस R log V3 अपॉन V2। ये माइनस साइन नहीं आएगा यानी R log V3 अपॉन V2 आ जाएगा। ये वाली स्टेप नहीं होनी चाहिए, ये स्टेप यानी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। स्मॉल 1 करके हमने लिख दिया इसको। अब हम स्टेज नंबर 4 देखते हैं। स्टेज नंबर 4 में हमने क्या किया, वापस एडियाबैटिक कंप्रेशन था यानी Q 0 था और उसमें टेम्परेचर T1 से वापस T2 हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारी इक्वेशन क्या हो गई, डेल E इज इक्वल टू माइनस W। और हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया CV T1 टू T2 dt इज इक्वल टू माइनस V4 टू V1 RT dV अपॉन V। और इनकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वेशन हो गई CV log T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस R log V1 अपॉन V4, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CV log T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R log V4 अपॉन V1। ये स्मॉल 2 हो गई इक्वेशन नंबर। तो हम इक्वेशन नंबर स्मॉल 1 और इक्वेशन नंबर स्मॉल 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी log V3 अपॉन V2 इज़ इक्वल टू log V4 अपॉन V1, या हम जिसे इस तरह से लिख सकते हैं V3 अपॉन V2 इज़ इक्वल टू V4 अपॉन V1, या V4 अपॉन V3 इज़ इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई यानी V4 अपॉन V3 की वैल्यू आ गई, जिसे हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी
W इज इक्वल टू T2 log V2 अपॉन V1 प्लस T1 log V1 अपॉन V2। अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं, ये माइनस साइन है यहाँ पर देखिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा, V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल टू T2 log V2 अपॉन V1 माइनस T1 log V2 अपॉन V1। और ये फाइनली हमारे पास W आ गया। W इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विद इन ब्रैकेट log V2 अपॉन V1। ठीक है, ये वर्क डन आ गया। अच्छा, हम ये जानते हैं कि कंप्लीट साइकिल में जो टोटल हीट है उसकी वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू Q2 प्लस विद इन ब्रैकेट माइनस Q1। और हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी T2 log V2 अपॉन V1 प्लस T1 log V4 अपॉन V3। अब हम इक्वेशन नंबर 6 का यूज़ करके जब हम यहाँ वैल्यू V4 अपॉन V3 की पुट करते हैं तो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विद इन ब्रैकेट और log V2 अपॉन V1। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। इसको हम जब 7 से कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 7 और 8 को, तो हम क्या देख रहे हैं कि Q इज इक्वल टू W, यानी इस साइक्लिक प्रोसेस की ये आवश्यक शर्त भी है कि जितनी इसने ऊष्मा अवशोषित की उसको कार्य में परिवर्तित किया। लेकिन हम अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर की बात करें T2, और हाई टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब की है वो Q2 है, और इस सिस्टम के द्वारा जो टोटल वर्क डन किया गया वो W है, तो उसको हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया W इज इक्वल टू T2 माइनस T1 log V2 अपॉन V1। ये तो टोटल वर्क डन है, और क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब की गई है Q2, उसकी वैल्यू ये है Q2 इज इक्वल टू T2 log V2 अपॉन V1। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 दे दी, ऊपर वर्क डन को हमने इक्वेशन नंबर 9 दे दी। 9 और 10 को जब हम कंपेयर करते हैं उन इक्वेशन से हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, W अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, और W इज इक्वल टू Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब क्योंकि T2 माइनस T1 अपॉन T2 ये जो है इसकी वैल्यू 1 से कम है, यानी स्मॉलर देन 1 हो गया, तो इसलिए W इज स्मॉलर देन Q2। यानी इस रिलेशन से हमें ये लग रहा है कि हाई टेम्परेचर पर सिस्टम के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब की गई उसका कुछ पोर्शन ही वर्क में कन्वर्ट हुआ, बाकी पोर्शन सिंक को दे दिया गया। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दी है। जैसे केल्विन प्लैंक साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है वो आप देख रहे हैं, किसी भी इंजन से वर्क की कंटिन्यू प्राप्ति एक ही हीट सोर्स से पॉसिबल नहीं है, अर्थात कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना आवश्यक है। या हम जिसे इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट के मिनिमम टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट से अधिक शीतल करके कार्य प्राप्ति असंभव है। क्लैसियस स्टेटमेंट, ये क्लैसियस स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाह्य स्रोत की सहायता से प्राप्त न हो, निम्न ताप की वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव है, अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती।